मेरे दादा दादी जापान में रहते थे और हर गर्मी की छुट्टियों में मेरे माता पिता मुझे उनके पास ले जाते थे। वो एक छोटे से गांव में रहते थे, लेकिन उनका आंगन बहुत ही बड़ा था जिसमें मैं घंटों तक खेला करता था। मेरे दादा दादी मुझे बहुत प्यार करते थे। आखिरी बार मैंने उन्हें गर्मियों के दौरान देखा था जब मैं 8 साल का था। हर बार की तरह जब मैं और मेरे माता पिता उनसे मिलने गए तो वो बहुत ज्यादा खुश थे। मेरे माता पिता आगे की यात्रा पर जाने के कारण मुझे उनके पास छोड़कर चले गए थे। एक दिन की बात है जब मैं अपने आंगन में खेल रहा था और मेरे दादा दादी घर के अंदर थे। ये गर्मी का सबसे गर्म दिन था और मैं आराम करने के लिए घास पर लेटा हुआ था। मैं बादलों की ओर देख रहा था और सूरज की धूप में गर्म घास का मजा ले रहा था। जैसे ही मैं उठने वाला था कि मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी। मैं नहीं जानता था कि वो आवाज किस तरह की है और ये जान पाना भी मुश्किल था कि आखिर वो आवाज कहाँ से आ रही थी। मैं आसपास देख रहा था। मैं उस जगह को ढूंढ रहा था जहाँ से वो आवाज आ रही थी। तभी मैंने नोटिस किया कि हमारे आंगन को घेरने वाली बाउंड्री वॉल के सबसे ऊपर कोई चीज है और ये कोई टोपी जैसी लग रही थी। ये टोपी बाउंड्री वॉल पर नहीं बल्कि उसके पीछे थी और उसी जगह पर जहाँ से वो आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो टोपी हिलने लगी, जैसे कि कोई उसे पहनकर चल रहा हो। मैंने उस दीवार के एक छोटे से छेद में झांकते हुए देखा तो वो एक औरत थी। वो बाउंड्री वॉल काफी लंबा था, लगभग 8 फीट लंबा। मैं हैरान हो गया कि ये औरत इतनी लंबी कैसे हो सकती है। वो बिल्कुल दीवार के बराबर थी। मैं यही सोच रहा था कि शायद इसने कोई ऊंची एड़ी के जूते पहने होंगे या फिर कोई हाई हील, लेकिन फिर भी ये इतनी लंबी कैसे हो सकती है। कुछ ही सेकंड्स के बाद वो वहाँ से चली गई और वो अजीब सी आवाज भी उसके जाने के साथ ही धीरे धीरे कम होती चली गई। डर के मारे मैं उठा और घर के अंदर चला गया। उस समय मेरे दादा दादी किचन में बैठकर चाय पी रहे थे। मैं किचन में जाकर टेबल पर बैठ गया और कुछ समय बाद मैंने उन्हें अपने साथ जो भी हुआ उसके बारे में बताया। वो मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे जब तक कि मैंने उन्हें उस अजीब सी आवाज के बारे में नहीं बताया। जैसे ही मैंने ये कहा वैसे ही दोनों अपनी जगह पर एकदम से जम गए। दादी की आंखें फटी की फटी रह गई और उन्होंने अपना मुंह अपने हाथों से ढका हुआ था। दादाजी का चेहरा बहुत ही सीरियस दिख रहा था और उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। ये बहुत ही जरूरी है बेटा कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ तुम ठीक ठीक हमें बताओ। बताओ बेटा, वो कितनी लंबी थी? उन्होंने एक तेज आवाज में कहा। वो गार्डन की वॉल बाउंड्री जितनी लंबी, मैंने डरते हुए कहा। मेरे दादाजी ने सवालों की मुझ पर बौछार कर दी। वो कहाँ खड़ी थी? ये कब हुआ? तुमने क्या किया? क्या उसने तुम्हें देखा? मैंने जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से उनके सवालों का जवाब दिया। वो अचानक से हॉल में गए और उन्होंने एक फोन कॉल किया। उन्होंने जो भी कहा वो मैं सुन नहीं पाया। मैंने अपनी दादी माँ की ओर देखा तो वो कांप रही थी। दादाजी वापस कमरे में आए और उन्होंने मेरी दादी से बात की। क्या हो रहा है दादाजी? मैं चिल्लाया। उन्होंने दुखी नजर से मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा तुम हाचिशा कुशामा के द्वारा पसंद किए गए हो। ऐसा कहकर वो तुरंत ही अपने ट्रक से कहीं चले गए। मैंने अपनी दादी माँ से पूछा, हाचिशा कुशामा कौन है दादी माँ? चिंता मत करो बेटा, उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा। दादाजी सब कुछ संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। हम अपने किचन में बैठे दादाजी के आने का इंतजार कर रहे थे। तब मेरी दादी माँ ने मुझे बताया कि हाचिशा कुशामा कौन है। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले वो मोंग साधुओं के द्वारा पकड़ ली गई थी। उसे गांव के बाहर एक पुरानी इमारत में कैद कर दिया गया था। उन्होंने उसे 4 छोटी मूर्तियों के सहारे कैद कर लिया था, जिन्हें जैजॉस कहा जाता है, जो कि उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम दिशा के कोनों में रखी गई थी। वहाँ से निकल पाना संभव नहीं था, पर किसी तरह से हाचिशा कुशामा वहाँ से आजाद हो गई। आखिरी बार उसे 15 साल पहले देखा गया था। मेरी दादी माँ ने कहा कि जो कोई भी उसे देख लेता है वो जल्दी ही मर जाता है या फिर हमेशा हमेशा के लिए
गायब हो जाता है। मुझे ये सारी बातें बहुत अजीब लग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मुझे इस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। जब दादाजी वापस आए तो उनके साथ एक बूढ़ी औरत भी थी। उसका नाम केशान था। उसने मुझे चमड़े का एक टुकड़ा दिया और कहा, ये लो और इसे पकड़ के रखो। उसके बाद वो और दादाजी ऊपर की सीढ़ियों से मेरे कमरे में चले गए। मैं और मेरी दादी माँ हम दोनों किचन में अकेले थे। मुझे वॉशरूम जाना था। मेरी दादी मुझे वॉशरूम ले गई, लेकिन उन्होंने मुझे दरवाजे को बंद करने के लिए मना कर दिया। इन सब चीजों ने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था। मैं अंदर ही अंदर बहुत डर गया था। आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? थोड़ी देर बाद दादाजी और केशान मुझे मेरे कमरे में ले गए। उन्होंने खिड़कियों को न्यूज़पेपर से ढक दिया था और उन पर कई सारे पुराने मंत्र लिख दिए गए थे। कमरे के चारों कोनों पर 4 छोटे छोटे नमक से भरे हुए कटोरे रखे हुए थे और एक छोटी सी मूर्ति को कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी के बॉक्स के ऊपर रख दिया था और वहीं पर एक बाल्टी भी रख दी थी। ये बाल्टी किस लिए है? मैंने पूछा। ये तुम्हारे लिए है बेटा। तुम अब कल सुबह तक इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते हो, ना ही वॉशरूम के लिए जा सकते हो। केशान ने मुझे बेड पर बिठाकर मुझसे कहा, देखो जल्दी सूर्यास्त होने वाला है, इसीलिए ध्यान से सुनो। तुम्हें कल सुबह तक इस कमरे में रुकना है। तुम्हें कल सुबह 7 बजे से पहले तक इस कमरे से किसी भी हालत में बाहर नहीं निकलना है। उस समय तक तुम्हारे दादा दादी ना तो तुमसे बात करेंगे और ना ही तुमसे मिलेंगे। याद रखना कि उस समय तक किसी भी हालत में तुम्हें इस कमरे से बाहर नहीं निकलना है। मैं तुम्हारे माता पिता को इन सब चीजों के बारे में बता दूंगी। उसने गंभीर तरीके से मुझसे ये सब कहा था और मैं चुपचाप बस अपना सिर हिलाते हुए उनकी बातें सुन रहा था। तुम्हें केशान की बातों को मानना है बेटा, दादाजी ने कहा, और इस चमड़े के टुकड़े को अपने से अलग मत होने देना। देखो, हमारे जाने के बाद तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। उनके जाने के बाद मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसीलिए मैं टीवी चालू करके टीवी देखने लगा, पर मैं बहुत डर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक जेल के अंदर बंद हो गया हूँ। मैं बहुत ही निराश था, डरा हुआ था। उसके बाद मैं बेड पर लेट गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब मैं उठा तब रात के 1 बज रहे थे। तभी अचानक से मैंने महसूस किया कि कोई तो है जो खिड़की को खटखटा रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे चेहरे से खून बह रहा हो। मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया था। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। मैंने अपने आप से कहा, ये सब तो हवा के कारण हो रहा होगा, हाँ, या फिर पेड़ की शाखाओं के कारण। नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ज्यादा डर रहा था, इसीलिए मैंने टीवी फिर से चालू कर दिया और टीवी की वॉल्यूम बिल्कुल बढ़ा दी ताकि मैं उस आवाज को अपने ध्यान से हटा सकूं। आखिरकार वो आवाज रुक गई और इसी के साथ मैंने अपने दादाजी की मुझे बुलाने की आवाज सुनी। क्या तुम ठीक हो? उन्होंने मुझसे पूछा। अगर तुम डर गए हो तो मैं अंदर आकर तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ। ये सुनकर मैं खुश हो गया और मैं दरवाजा खोलने के लिए जाने लगा, पर तभी मैं रुक गया। मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए थे। ये आवाज तो दादाजी की लग रही थी, पर फिर भी ये आवाज अलग थी। मैं नहीं बता सकता कि कैसे, पर मैं इतना जानता हूँ कि ये आवाज अलग थी। तुम क्या कर रहे हो? दादाजी ने पूछा। तुम अब दरवाजा खोल सकते हो बेटा। मैंने अपनी बाईं ओर देखा तो मेरी हड्डियां कांपने लगी। मैंने देखा कि कटोरों में भरा हुआ नमक अब धीरे धीरे काला हो रहा था। मैं दरवाजे से पीछे हटा। मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। मैं अपने घुटनों पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो कोई। उसके बाद मैंने दरवाजे के बाहर से वही आवाज सुनी, पौ पौ पौ। खिड़की पर खटखटाना फिर से शुरू हो गया। अब मुझ पर डर बहुत ज्यादा हावी हो रहा था। मैं बस बैठा बैठा रो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये सब अब कभी खत्म नहीं होगा। मुझे लगा कि अब मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। लेकिन आखिरकार सुबह हो गई। उन चारों कटोरों में भरा नमक पूरी तरह से काला हो चुका था। मैंने अपनी घड़ी देखी। सुबह के 7:30 बज रहे थे।
मैंने सावधानी से अपना दरवाजा खोला। केशान और दादी माँ बाहर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। जब दादी माँ ने मेरा चेहरा देखा तो वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मैं बहुत खुश हूँ, तुम जिंदा हो। हमें तो डर लग रहा था कि कहीं हम तुम्हें खो ना दे। मैं सीढ़ियों से नीचे गया और मैंने अपने माता पिता को किचन में बैठा देखा। दादाजी अंदर आए और उन्होंने कहा, जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। हमने सामने के दरवाजे से बाहर जाकर एक बड़े काले कलर की वैन देखी जो सड़क पर खड़ी हमारा इंतजार कर रही थी। गांव के कई सारे लोग उस वैन के आसपास खड़े थे और मेरी ओर इशारा करते हुए कह रहे थे, देखो यही है वो बच्चा। ये वैन 9 सीट वाली थी जिसके बीच में मुझे बिठाया गया और मेरे आसपास 8 लोग बैठे हुए थे, मुझे घेरे हुए। केशान ड्राइवर सीट पर बैठी हुई थी। जो आदमी मेरे बाईं ओर बैठा था उसने मेरी ओर देखा और उसने मुझसे कहा, तुमने अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया है बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम शायद चिंता में होंगे, लेकिन अपना सिर नीचे रखना और अपनी आंखें बंद रखना। हम उसे नहीं देख सकते पर तुम उसे देख सकते हो। अपनी आंखें तब तक मत खोलना जब तक कि हम एक सुरक्षित जगह पर ना पहुंच जाए। दादाजी मेरे सामने बैठे थे और मेरे पिता पीछे कार से हमारे साथ आ रहे थे। हम सभी काफी धीमे से चल रहे थे, लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, या शायद इससे भी कम। कुछ समय बाद केशान ने कहा, यहाँ से असली परेशानी शुरू होती है। उसी समय मुझे वही आवाज फिर से सुनाई दी, पाव पाव पाव। मैंने उस चमड़े के टुकड़े को अपने हाथों में कस के पकड़ रखा था। मैंने अपना सिर नीचे कर रखा था पर मैं बाहर की ओर देख रहा था। मैंने देखा कि एक सफेद कपड़ा हवा में लहरा रहा था और वो वैन के साथ में ही चल रहा था। ये हाचिशा कुशामा थी। वो खिड़की के बाहर थी पर वो हमारे साथ साथ चल रही थी और थोड़ी देर बाद वो नीचे मुड़ी और वैन के अंदर झांकने लगी। मैं हांफने लगा, चिल्लाने लगा, नहीं नहीं। मेरे बगल में बैठा आदमी चिल्लाया, अपनी आंखें बंद करो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैंने उस चमड़े के टुकड़े को अपने हाथों में कस के पकड़ लिया। उसके बाद खटखटाने की आवाज शुरू हो गई। आवाज तेज होती गई और तेज और तेज। हमारे चारों ओर की खिड़कियों पर खटखटाना शुरू हो गया। वैन में सभी लोग हैरान थे और अपने मन में कुछ बड़बड़ा रहे थे। वो उस 8 फीट लंबी औरत को नहीं देख सकते थे और ना ही उसे सुन सकते थे, पर वो लोग खिड़कियों पर खटखटाने की आवाज को सुन सकते थे। केशान जोर जोर से चिल्ला रही थी। वैन के अंदर काफी तनाव का माहौल बन गया था। थोड़े समय बाद खटखटाने की आवाज रुक गई और उसी के साथ हाचिशा कुशामा की आवाज भी रुक गई। केशान ने हमारी तरफ देखा और कहा, अब सब ठीक है। मेरे आसपास के सभी लोगों ने राहत की सांस ली। मुझे वैन से उतारकर मेरे पिता की कार में शिफ्ट कर दिया गया। मेरी माँ ने मुझे कस के गले लगाया। सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे दादाजी और पिता ने उन सभी लोगों का धन्यवाद किया और फिर वो सभी लोग अपने रास्ते चले गए। केशान ने मेरे पास आकर उस चमड़े के टुकड़े को दिखाने के लिए कहा। जब मैंने उसे देखा तो वो पूरी तरह से काला हो गया था। केशान ने कहा, अब तुम ठीक हो, ये लो, नया टुकड़ा लो और हमेशा इसे अपने पास रखना। इसके बाद हम सभी प्लेन से उस जगह से निकल गए। मेरे दादाजी ने हमें सुरक्षित रूप से एयरपोर्ट पर छोड़ दिया था। जब हम प्लेन में थे तब मेरे पिताजी ने बताया कि उन्हें उस 8 फीट लंबी औरत के बारे में पता था। बहुत समय पहले उनका दोस्त उसके द्वारा पसंद किया गया था। उसके बाद वो गायब हो गया, हमेशा हमेशा के लिए, और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। मेरे पिता ने कहा कि और भी कई सारे ऐसे लोग थे जिन्हें हाचिशा कुशामा के द्वारा पसंद किया गया था। उन सभी को उससे बचने के लिए जापान छोड़कर दूसरे देशों में सेटल होना पड़ा। उसके बाद वो लोग कभी अपने घर वापस नहीं आ पाए। वो बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है क्योंकि बच्चे अपने माता पिता और फैमिली मेंबर्स पर डिपेंड रहते हैं, जिस कारण से हाचिशा कुशामा रिश्तेदारों के रूप में आकर बच्चों को आसानी से अपना शिकार बना लेती है। उन्होंने कहा कि वैन में बैठे सभी लोग हमारे रिश्तेदार थे
और वो सभी तुम्हारी चारों ओर इसीलिए बैठे थे ताकि हाचिशा कुशामा को कंफ्यूज किया जा सके। उन सभी से कांटेक्ट करने और उनको यहाँ तक लाने में पूरा 1 दिन लग गया, इसीलिए तुम्हें रात भर उस बंद कमरे में रहना पड़ा बेटा। उन्होंने बताया कि उन जैजोस मूर्तियों में से एक मूर्ति टूट गई होगी और इसीलिए हाचिशा कुशामा आजाद हो गई होगी। मैं बहुत खुश था क्योंकि हम वापस अपने घर लौट आए थे। इस घटना को बीते 10 साल हो गए हैं। तब से मैंने अपने दादा दादी को नहीं देखा। मैं जापान नहीं जा सकता, पर मैं अपने दादा दादी से फोन पर बात करता हूँ। सालों तक मैंने अपने आप को यही बताकर कन्विंस किया कि ये सब कुछ झूठ है और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो बस एक बुरा सपना था, क्योंकि जब भी मैं उस बारे में सोचता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ। मेरे दादाजी 2 साल पहले गुजर गए। जब वो बीमार थे तब उन्होंने मुझे उनसे मिलने के लिए मना कर दिया और उनकी आखिरी इच्छा भी यही थी कि मैं उनके अंतिम संस्कार में ना आऊं। ये बहुत ही दुख की बात थी। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी दादी माँ ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि वो कैंसर से पीड़ित है। वो मुझे बहुत याद करती है और वो चाहती है कि मैं उनसे एक आखिरी बार मिलूं। मैंने मेरी दादी माँ से पूछा, क्या आप निश्चिंत हैं दादी माँ? आपको क्या लगता है मेरा आपसे मिलना ठीक होगा? दादी माँ ने कहा, बेटा 10 साल हो चुके हैं। ये सब कुछ तो बहुत पहले हुआ था। अब तो तुम कितने बड़े हो चुके हो। मुझे यकीन है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर दादी माँ, हाचिशा कुशामा के बारे में क्या? मैंने पूछा। कुछ समय के लिए फोन के दूसरी तरफ एक शांति थी। उसके बाद मुझे एक गहरी और भारी मर्दाना आवाज सुनाई दी, पौ पौ पौ। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। मुझे आपके सपोर्ट की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। ये बात उस समय की है जब मैं 14 साल का था। मुझे फिशिंग सीखनी थी, तो मैंने अपने बड़े भाई से कहा कि वो मुझे फिशिंग करना सिखाए। वो मुझसे 3 साल बड़ा था। उसने कहा, ठीक है, हम इस संडे कैंपिंग पर चलते हैं। मेरे भाई ने 3 दिन की कैंपिंग की ट्रिप की योजना बनाई। मैं बहुत खुश था क्योंकि एक तो मैं फिशिंग करना सीख लूंगा और दूसरा मुझे कैंपिंग पर जाने का मौका मिल रहा था। रविवार के दिन मैंने और मेरे भाई ने कैंपिंग का सारा सामान इकट्ठा किया और हम मेरे भाई की कार में बैठकर हमारे गांव के पास की पहाड़ियों की तरफ निकल गए। रास्ते में मेरे भाई के 2 दोस्त भी कार में बैठ गए थे क्योंकि वो भी हमारी कैंपिंग का हिस्सा होने वाले थे। कुछ 1.5 घंटे में हम चारों उन पहाड़ियों तक पहुंच गए थे। वो जगह काफी सुंदर थी। वो समय सर्दियों की शुरुआत का था, तो हल्की हल्की सी ठंड भी पड़ रही थी। चारों तरफ घने पेड़ और पौधे थे। उस जगह एक नदी थी जिसमें हम फिशिंग करने वाले थे। हम सब ने मिलकर कुल 2 टेंट लगाए। पहले टेंट में मैं और मेरा भाई रहने वाले थे और दूसरे टेंट में उसके दोनों दोस्त। हम सब ने आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां जमा की, जो हमें बड़ी आसानी से मिल गई थी। हमने हमारे टेंट के पास में ही कैंप फायर को सेटअप किया था। हम सभी ने मिलकर उस दिन फिश राइस बनाने की योजना बनाई थी। राइस तो हम अपने घर से साथ ही लाए थे, बाकी मछलियाँ हम नदी से पकड़ने वाले थे। हमने आग में चावलों को उबालने के लिए रख दिया था और हम सभी नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ने के लिए बैठ गए। मेरे भाई के दोस्त तो फिशिंग कर रहे थे और मेरा भाई मुझे फिशिंग करना सिखा रहा था। आधे घंटे तक हमें कोई मछली नहीं मिली। थोड़ी देर और बैठने के बाद मैंने पानी में किसी चीज को महसूस किया। मुझे लगा शायद वो कोई मछली होगी, पर वो जो कोई भी चीज थी आकार में काफी बड़ी थी। मतलब ये थोड़ा अजीब था क्योंकि वो नदी ज्यादा बड़ी नहीं थी और ना ही ज्यादा गहरी थी। फिर वो इतनी बड़ी चीज उस नदी में क्या थी? मैं जोर से चिल्लाया, वो देखो, पानी में कोई इतनी बड़ी चीज है। मेरे ऐसा कहते ही सभी पानी की तरफ देखने लगे, पर पानी में कुछ भी नहीं था। मेरे भाई ने हंसते हुए कहा, पानी में मछली इतनी आसानी से नहीं मिलती। और वो तीनों हंसने लगे और मुझसे कहने लगे, तुम्हें ऐसे ही लगा होगा। मेरा भाई हंसते हुए बोला, मैं चावलों को देखकर आता हूँ, कहीं चावल जल न जाए। हो सकता है कि शायद मैं एक्साइटमेंट में कल रात को सोया नहीं हूँ, इसलिए मुझे भ्रम हो रहा होगा। मैंने उस बात को नजरअंदाज किया। थोड़ी देर बाद मेरा भाई आया
और उसने हम सभी से कहा, चावल उबल गए हैं, मछलियाँ मिली कि नहीं? सबने ना में सर हिलाया। वो भी हमारे पास आकर बैठ गया और हमने फिर से फिशिंग करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद हमने कुछ मछलियाँ पकड़ ली। उस समय शाम भी हो गई थी, इसीलिए हमने आग में ज्यादा लकड़ियाँ डाल दी थी ताकि आसपास थोड़ा उजाला हो सके। वैसे तो हम लोग रोशनी के लिए अपने साथ टॉर्च और मोमबत्तियाँ लाए थे, लेकिन हमें आग जलाकर बैठना था। उस समय हम चारों आग के सामने बैठे हुए थे। हल्की हल्की ठंड होने के कारण जलती हुई कैंप फायर शरीर को गर्मी प्रदान कर रही थी। आसपास काफी अंधेरा था। मेरा भाई हमें बताने लगा, तुम लोगों को पता है ये जो जगह है जहाँ अभी हम कैंपिंग कर रहे हैं, इसके बारे में लोगों का ऐसा मानना है कि ये जगह श्रापित है। और ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक शैतान घूमता है जो लोगों को हमेशा के लिए गायब कर देता है। उस शैतान के बारे में लोग कहते हैं कि ये इस जगह पर लोगों को भ्रम में डालता है और उन्हें अपने साथ कहीं ले जाता है और फिर वो सब लोग हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। ये सुनकर मेरे भाई के दोनों दोस्त हंसने लगे और उनके साथ मेरा भाई भी हंसने लगा, पर मैं चुप था। इसीलिए नहीं कि मैं डर गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा थका हुआ था। पर मैंने एक बात गौर की थी, जब से हम यहाँ पर आए हैं मुझे किसी न किसी की इस जगह पर होने की आशंका हो रही थी। मतलब कि ये हम लोग तो यहाँ पर 4 लोग थे, पर मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे हमारे अलावा भी यहाँ पर कोई है। खैर हम सब ने खाना खाया और हम सभी अपने अपने टेंट में सोने के लिए चले गए। रात के समय कुछ करीब 2 बजे के आसपास मुझे वॉशरूम जाना था। मैंने टेंट की चेन खोली और मैं टेंट के बाहर आ गया। हमने जो कैंप फायर जलाई थी वो बुझ चुकी थी। मेरे पास टॉर्च थी तो मैंने उसे चालू किया और मैं आगे बढ़ने लगा। मैं नदी के कुछ दूर ही खड़ा था। तभी मैंने देखा कि नदी में कुछ हलचल हो रही थी। जैसे ही वो आवाज आई मैं उस और टॉर्च करके देखने लगा कि आखिर ये आवाज कौन कर रहा है। मैंने देखा कि पानी में कोई तो था जो डूब रहा था और बार बार अपना हाथ पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। मैंने जब टॉर्च को उसके हाथों की तरफ किया तो मेरी हालत खराब हो गई, क्योंकि वो हाथ लग तो किसी इंसान के रहे थे पर वो बिल्कुल भी इंसान के जैसे नहीं थे। वो हाथ आधे जानवर और आधे इंसान की तरह लग रहे थे। मैं ये देखकर दंग रह गया था। कुछ ही समय में पानी से आवाजें आना बंद हो गई थी। मैं वहीं खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। मेरे पैर एक जगह पर जम से गए थे। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरी टॉर्च अभी भी उसी जगह पर थी जहां वो आदमी या यूं कहे कि जानवर डूब रहा था। मैंने देखा कि एक हिरन के जैसे दिखने वाला सर उस नदी से बाहर निकल रहा था। धीरे धीरे वो बाहर आ रहा था और वो काफी लंबा था। उसके शरीर पर कोई बाल नहीं थे और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आधा इंसान और आधा हिरन हो। वो धीरे धीरे मेरी ओर आने लगा। उसका शरीर काफी लंबा और चौड़ा था और वो काफी भयानक था। उसे देखकर मेरी चीख निकल गई और कुछ ही समय में मेरा भाई और उसके सभी दोस्त भागकर मेरे पास आ गए। मैं उस जगह पर किसी पुतले की तरह खड़ा था और मेरा शरीर बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे कि काटो तो खून नहीं। वो सभी मेरे सामने आकर कहने लगे, क्या हुआ तुझे? मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। जैसे तैसे करके मैंने हिम्मत जुटाई और मैं कहने लगा, वो देखो पानी में। वो तीनों पानी में देखने लगे। हमने देखा कि पानी में हलचल थी पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। सबने मुझसे कहा, कुछ भी तो नहीं है वहाँ पर। मैंने अपने हाथों का इशारा करते हुए टॉर्च की रोशनी करते हुए उन्हें नदी के एक बड़े से पेड़ के नीचे देखने के लिए कहा। सबने वहाँ पर देखा तो एक लंबा सा आदमी वहाँ खड़ा होकर हमारी तरफ देख रहा था। उसे देखकर हम सब की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि किसी ने भी आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। वो ना ही इंसान था
और ना ही कोई जानवर। वो थोड़ी देर बाद वहाँ से अचानक कहीं गायब हो गया। बस हमने पलक ही झपकाई थी कि वो गायब हो गया। हम लोग तुरंत कैंप की तरफ भागे और हमने वहाँ पर बड़े बड़े पैरों के निशान देखे जो किसी इंसान के तो बिल्कुल भी नहीं थे। वो पैर काफी ज्यादा बड़े और 3 नाखूनों वाले थे, मतलब कि वो हमारी कैंप वाली जगह पर भी आया था। ये सब देखकर हम लोग वहाँ से तुरंत भागने लगे। हमने जल्दी जल्दी में सारा सामान उस जगह से उठाया और उसे मेरे भाई की गाड़ी में भरा और हम वहाँ से भागने लगे। हमें नहीं पता था कि वो जीव क्या था और वो वहाँ पर क्या कर रहा था। जब मैंने गाड़ी से पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि एक आदमी जिसकी ऊंचाई तकरीबन मेरे जितनी थी, उसके हाथ में एक टॉर्च थी और वो उसे चालू बंद कर रहा था। ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई क्योंकि हमें इस बात का पता नहीं था कि आखिर हमारे साथ ये सब क्या हो रहा था। क्या वो एक स्किन वॉकर ही था, क्योंकि उसने किसी इंसान का रूप लिया था और वो रूप हम चारों में से ही किसी का था। क्या वो कोई शैतान था या कोई प्रेत था? अगर मैं उस दिन अकेला होता तो मैं पक्का मारा जाता। उस दिन के बाद से मैं कभी भी फिशिंग के लिए, कैंपिंग के लिए नहीं गया। आज भी उस रात को याद करके मेरी रूह कांप जाती है और डर के मारे मुझे बुरे बुरे सपने आने लगते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। ये कॉल ही नहीं उठा रहा। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं कह रहा था कि इसे लेकर ही नहीं चलते हैं। जितना लेट होगा रास्ते में उतनी ही प्रॉब्लम्स जाएगी, लेकिन इससे कुछ समझ में नहीं आता। तभी फोन की घंटी बजती है। सर, आप चेकआउट करने वाले हैं? हाँ, मैंने तुम्हें बताया तो था। तभी फोन की दूसरी साइड से आवाज आती है। हाँ सर, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ कंफर्म करने के लिए पूछा। अगर आप चेकआउट कर ही रहे हैं तो क्या मैं आपका बिल भिजवा दूं? नहीं, हम नीचे ही आ रहे हैं, उधर ही आकर मैं पेमेंट कर देता हूँ। और उसके बाद कॉल कट हो जाता है। सुबोध फिर से कहता है, ये भाई साहब ना तो फोन उठा रहे और ना ही उसका कुछ अता पता है। मैं तुझे बोल देता हूँ करण, अगर ये कभी भी दोबारा हमारे साथ आए ना तो फिर मैं नहीं आऊंगा। और तभी अचानक प्रतीक वहाँ आ जाता है। तभी सुबोध ने प्रतीक से कहा, यार यहाँ पर लेट हो रहा है और तू गायब है। हर वक्त लापरवाही अच्छी बात नहीं होती। अगर तू 2 मिनट और लेट होता ना तो हम लोग यहाँ से चले जाते। तभी प्रतीक कहता है, देख यार, गुस्सा मत कर, मैं हमारे लिए कुछ खाने पीने के सामान का इंतजाम करने गया था। सुबोध, प्रतीक और करण मनाली की एक ट्रिप पर जा रहे थे। तीनों काफी अच्छे दोस्त थे। तीनों दोस्त बातें करते हुए नीचे जाते हैं। उसके बाद सुबोध काउंटर पर पूछता है, बिल बना क्या? वो व्यक्ति कहता है, सर आपके पास कैश है ना? तभी सुबोध ने कहा, अरे यार, आज के टाइम पर कैश कौन रखता है? सर, मैं तो आपका कार्ड एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन आगे के सफर के लिए आप कैश ले लेना, आपको बहुत काम आएगा। दूर दूर तक आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। सुबोध ने कहा, ठीक है, रख लूंगा और थैंक यू ये सब हमें बताने के लिए। तभी वो कैश काउंटर वाला आदमी फिर से बोला, वैसे सर एक और बात कहूँ, अगर आप कल जाते ना तो थोड़ा ज्यादा सही रहता। तभी सुबोध ने कहा, क्यों, तुम्हें अपने होटल का बिल ज्यादा बनवाना है? तभी वो आदमी फिर से बोला, नहीं सर, वो बात नहीं है, मैं दरअसल ये कह रहा था कि अब तो शाम भी होने वाली है और शाम को पहाड़ों का कोई भरोसा नहीं रहता, ना मौसम का कोई भरोसा रहता है और ना ही लोगों का। कब क्या दिख जाए और कब क्या बदल जाए कोई कुछ नहीं कह सकता सर। तभी सुबोध कहता है, भाई साहब, आप हमें ये बातें बता रहे हो या हमें डरा रहे हो? इस तरह से जानकारी कौन देता है? आखिर आप कहना क्या चाहते हो? तभी वो आदमी फिर से कहता है, सर छलावा का नाम सुना है आपने? छलावा, ये कौन सी चीज होती है? सर, एक तरह का ना भूत होता है, दिखता तो आदमी जैसा है पर एक भयानक आत्मा होती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप मेरी बात मानो ना तो आप कल ही चले जाओ। तभी सुबोध कहता है, देखो ऐसी फालतू की बातों पर ना हम यकीन नहीं करते।
और अगर वो छलावा हमारे सामने आ भी गया ना तो हम लोग उसे छलावा दे देंगे और वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि वो छलावा था या हम। ये कहकर वो तीनों हंसने लगते हैं। तभी वो आदमी फिर से कहता है, सर मेरा काम था आपको जानकारी देना, अब आपको आगे जो भी करना है वो आपकी मर्जी है, आप जो चाहे कर सकते हो। उसके बाद वो आदमी उन्हें हैप्पी जर्नी कहता है और तीनों दोस्त मनाली के उस खौफनाक ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। वो आदमी मन ही मन सोच रहा था कि मैं तो भगवान से बस यही दुआ करता हूँ कि इनका छलावा से आमना सामना ना हो। तीनों दोस्त अपनी अपनी बाइक लेकर निकल गए उन खूबसूरत पहाड़ियों की वादियों में घूमने के लिए। लेकिन तीनों आगे जो खौफनाक मंजर उनके साथ होने वाला था उससे बिल्कुल अनजान थे। बेखबर से तीनों अपनी मस्ती में झूमते हुए नाचते हुए चल पड़े उस भयानक रास्ते पर। तीनों दोस्त यही सोच रहे थे, वो आदमी कितना पागल था ना, कुछ भी बकवास कर रहा था। अच्छा हुआ कि शाम को निकल गए, सुबह तक तो हम लोग 150 किलोमीटर का रास्ता तय कर लेंगे। और देख तो सही मौसम कितना सुहावना है, मौसम को देखकर तो ना मेरा दिल बन गया। तभी करण ने कहा, अरे सुबोध इतना कॉन्फिडेंस भी ना अच्छी बात नहीं होती, जरा संभल के, कहीं छलावा ना मिल जाए। ये कहकर तीनों दोबारा जोर जोर से हंसने लगे। तभी प्रतीक ने कहा, वैसे दोस्त पेट्रोल भी भरवाना है ना, अगर कोई पेट्रोल पंप दिखे ना तो जरूर बोलना, लंबा सफर है तो टंकी एकदम टाइट और फुल होनी चाहिए, मजा खराब नहीं होना चाहिए। तभी सुबोध ने कहा, ले भाई तूने नाम लिया और पेट्रोल पंप हाजिर हो गया। चारों तरफ सन्नाटा था, झिंगुरों की आवाजें आ रही थी और उनके साथ ही कुछ भयानक और खौफनाक आवाजें भी आ रही थी। पर उन तीनों दोस्तों को उन आवाजों से क्या, वो तो बस आसपास ये देख रहे थे कि कहीं नाश्ता पानी कर लेते हैं, पेट्रोल भरवा लेते हैं। लेकिन उन्हें आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे अब रात होने लगी थी, अंधेरा हो चुका था। तभी प्रतीक वहां पेट्रोल पंप पर वॉशरूम चला गया, लेकिन उसे अचानक से बुलेट की आवाज आई। उसने मन ही मन सोचा, अरे सुबोध और करण ने इतना जल्दी पेट्रोल भरवा भी लिया, अभी तो यहाँ पर कोई भी नहीं था और इतना जल्दी ये लोग जाने की तैयारी भी करने लगे, कहीं मुझे छोड़कर ही ना चले जाए। ये सोचते हुए प्रतीक फटाफट उनके पास वापस गया। तभी सुबोध और करण ने कहा, अरे तू इतना जल्दी वापस आ गया? तभी प्रतीक बोला, अभी तुम लोगों ने तो बुलेट स्टार्ट की थी ना, तो मुझे लगा कि तुमने पेट्रोल भरवा लिया है। तभी सुबोध बोला, तू पागल है क्या, दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, इतना जल्दी हम लोगों ने पेट्रोल कैसे भरवा लिया होगा? तभी प्रतीक फिर से बोला, फिर तुम लोगों ने अपनी बुलेट स्टार्ट क्यों की थी? तभी सुबोध बोला, अरे पागल, हम लोग बुलेट क्यों स्टार्ट करेंगे, वैसे भी गाड़ी में तेल ज्यादा नहीं है। फिर प्रतीक बोला, लेकिन भाई मुझे सच में पक्का आवाज आई थी और हमारी गाड़ी की ही आवाज आई थी, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। तभी सुबोध बोला, तेरे ना कान बज रहे हैं। तभी प्रतीक भी सोचने लगा, हो सकता है कि मुझे वहम हुआ होगा और शायद ये लोग सही ही बोल रहे हैं। तभी अचानक सुबोध की नजर दूर खड़े दो अजीब से आदमियों पर गई। वो बड़े ही अजीब तरीके से उन तीनों को देख रहे थे। तभी सुबोध बोला, जल्दी देखो, वहाँ पर कोई दो आदमी खड़े हैं और हमें ही देख रहे हैं। तभी सुबोध वहीं से चिल्लाया, ओ भाई साहब, कौन हो आप, पेट्रोल भरते हो क्या? वो तीनों काफी चिल्ला चिल्ला कर उन्हें आवाज देते रहे, लेकिन वो दोनों आदमी कुछ भी नहीं बोले। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था, बस वो चुपचाप वहां खड़े थे और उन तीनों को घूर रहे थे। तभी सुबोध ने कहा, एक काम करते हैं, पेट्रोल ना हम खुद ही भर लेते हैं। तभी सुबोध बोला, अरे यार, इसमें तो पेट्रोल है ही नहीं। तभी करण ने कहा, छोड़ यार, एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं, हो सकता है कि आगे कोई पेट्रोल पंप हो। तीनों अपनी अपनी बाइक पर फिर से बैठ जाते हैं। हेलमेट पहनकर तीनों वहां से निकल जाते हैं। तीनों की बाइक थोड़ी आगे पीछे थी, इसीलिए उन तीनों ने अपना इंटरकॉम ऑन कर लिया था। तभी करण ने कहा, सुन भाई, हम तीनों एक दूसरे के टच में रहेंगे, तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? तभी सुबोध बोला, भाई आवाज तो कट कट के आ रही है। सुबोध ने कहा, देखो, कोई भी ज्यादा स्पीड से आगे नहीं जाएगा, हम लोगों का डिस्टेंस कम रहना चाहिए और हम एक दूसरे के टच में रहेंगे।
ऐसे सफर भी आसानी से कट जाएगा और हम लोगों को बोरियत भी नहीं होगी। सुबोध ने कहा, अगर मुझे कुछ भी नजर आया या पेट्रोल पंप दिखा तो मैं तुम दोनों को बोल दूंगा। तभी प्रतीक बोला, यार मुझे तो तुम दोनों की आवाज ही सुनाई नहीं दे रही, क्या बोल रहे हो तुम लोग? तभी सुबोध बोला, शायद हवा कुछ ज्यादा तेज है ना, इसलिए आवाज सही से नहीं आ रही, अभी सही हो जाएगा। तीनों पहाड़ियों में ड्राइव करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी करण बोला, यार कितना मजा आ रहा है ना ड्राइव करते हुए। तभी प्रतीक बोला, भाई यही तो वो यादें हैं, हमारी मेमोरीज, जो आगे चलकर हमें बहुत याद आएगी। तभी सुबोध ने कहा, यार वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई पेट्रोल पंप नहीं मिला तो हमें गाड़ी को धक्का मारकर आगे लेकर जाना पड़ेगा, और ये तो ना बहुत भारी काम हो जाएगा, और ऐसी मेमोरी मैं अपने साथ नहीं रखना चाहता जिसमें हमने गाड़ी को धक्का मारकर कोई सफर तय किया हो। तभी करण ने कहा, प्रतीक भाई तू कुछ खाने का सामान लेकर आया था ना, एक काम करते हैं, बाइक को रोकते हैं, थोड़ा खा पी लेते हैं, उसके बाद बाकी का सफर तय करते हैं। तभी तीनों अपनी अपनी बाइक को रोककर एक जगह फिर से मिल जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक चाय की टपरी नजर आती है। तीनों बहुत खुश हो जाते हैं, अरे यहाँ तो हमें चाय भी मिल गई। तीनों वहाँ जाते हैं, एक एक कप चाय ऑर्डर करते हैं और बैठकर बातें करने लगते हैं। हंसते हुए तीनों चाय की चुस्कियां ले ही रहे थे, तभी सुबोध की नजर एक बोतल पर जाती है। वो उस आदमी से पूछता है, भाई साहब ये इस बोतल में पेट्रोल है क्या? तभी वो आदमी बोला, हाँ साहब पेट्रोल है। वो क्या है ना, आसपास कोई पेट्रोल पंप है नहीं तो अपने पास ही भर कर रखता हूँ, गाँव वालों की सुविधा के लिए, इसी बहाने 2-4 पैसे और कमा लेता हूँ। तभी सुबोध ने कहा, कितने में दे दोगे तुम ये पेट्रोल? वो बोला, बस 20 रुपए लीटर। फिर सुबोध ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक काम करो भाई साहब, हम तीनों की बाइक में पेट्रोल डाल दो और एकदम फुल कर देना। उसके बाद वो आदमी उन तीनों की गाड़ी में पेट्रोल भरने लगता है। तभी सुबोध फिर से पूछता है, अच्छा भाई साहब एक बात बताइए कि जो पीछे वाला पेट्रोल पंप है वो बंद पड़ा है क्या? भाई साहब पेट्रोल पंप, वो भी यहाँ पीछे, क्या बात कर रहे हो? तभी करण बोला, अरे भाई साहब यहाँ से 5 किलोमीटर पहले है ना एक पेट्रोल पंप, उसी की बात कर रहे हैं। फिर वो आदमी दोबारा बोला, साहब यहाँ ना कोई पेट्रोल पंप नहीं है, 5 किलोमीटर तो क्या 10 किलोमीटर दूर भी कोई पेट्रोल पंप नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी प्रतीक झुझला कर बोला, क्या बात कर रहे हो, अभी तो हम लोग वहीं से आ रहे हैं, वहाँ पर तो अच्छा खासा पेट्रोल पंप था, मैं वॉशरूम भी जाकर आया हूँ। फिर सुबोध ने कहा, अरे यहाँ तक कि हमने तो वहाँ पर 2 आदमियों को भी देखा था, पर बहुत ही अजीब से थे, बस दूर खड़े होकर हम तीनों को घूर रहे थे। हमने उन्हें इतनी आवाजें दी, बुलाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, हमने उनसे पूछा भी कि तुम लोग पेट्रोल भरते हो क्या, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बड़े अजीब लोग थे। तभी अचानक उस आदमी की आंखों में खौफ उतर आया। वो डरते हुए सहमते हुए सुबोध से पूछने लगा, साहब वो दोनों बस आपको देखते जा रहे थे क्या? सुबोध ने कहा, हाँ बस देख रहे थे। तभी वो आदमी डरते हुए आगे बोला, साहब मैं समझ गया, उन दोनों आदमियों की नजर अब आप तीनों पर है, अब आप तीनों बहुत संभल कर रहिएगा। तभी सुबोध बोला, क्या बोल रहे हो, और कौन थे वो दोनों, हम संभल कर क्यों रहे? तभी वो आदमी डरते हुए आगे बोला, साहब वो छलावा थे, अगर आप मेरी बात मानो ना तो आप जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, अगर आप यहाँ ज्यादा देर रुके ना तो ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो आप तीनों को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर वो एक बार आप तीनों के पीछे पड़ गए ना तो हो सकता है कि आप तीनों की जान चली जाए, क्योंकि वो एक बार अगर किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो फिर वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाए, वो छलावा से कभी नहीं बच सकते। तभी करण ने कहा, क्या कुछ भी बकवास कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। तभी वो आदमी डरते हुए फिर बोला, नहीं साहब आप मेरी बातों का यकीन करो, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, ये सब बिल्कुल सच है, हम यहीं रहते हैं, हम अच्छे से जानते हैं। अच्छा साहब आप ही एक बात बताओ, आप जब इस रास्ते से आ रहे थे तो क्या आपको किसी ने रोका नहीं?
कि आप इस रास्ते पर मत जाओ, इस रास्ते पर आपको छलावा मिल सकता है? किसी ने आपको नहीं बोला कि यहाँ पर छलावा घूमते हैं? तभी सुबोध ने कहा, हाँ बात तो आपकी सही है। जब हम लोग होटल में थे तो उस होटल वाले आदमी ने भी हमें रुकने के लिए कहा था और उसने भी हमें छलावा की बात बताई थी, लेकिन हम इन सब बातों में विश्वास नहीं करते। हमारे लिए सब बातें बकवास है। सुबोध ने फिर आगे कहा, अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम सच बोल रहे हो तो क्या तुम इस छलावा वाली बात को साबित कर सकते हो? तभी वो आदमी डरते हुए बोला, साहब साबित तो सिर्फ वही कर सकता है जिसके साथ ये हुआ हो, और एक बार छलावा जिसके पीछे पड़ जाता है वो किसी को फिर कुछ साबित करने लायक कहाँ छोड़ता है। साहब जो भी एक बार छलावा का शिकार हो जाता है ना, फिर वो कुछ भी साबित करने लायक ही नहीं बचता। तभी करण कहता है, देखिए भाई साहब, बगैर सबूत के ना हम ऐसी फालतू बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, और आप जिस तरह की बातें कर रहे हो ना, इसे अंधविश्वास कहते हैं। और हम तो आपको यही कहेंगे कि आप भी ऐसी बातों पर यकीन मत किया करो। तभी प्रतीक ने कहा, वैसे भाई साहब एक बात बताओ, आखिर पता कैसे चलता है कि सामने वाला कोई इंसान है या कोई छलावा? तभी वो आदमी बोला, साहब ऐसे देखकर तो कोई कुछ भी नहीं बता सकता। तभी करण ने कहा, अरे तो इसका मतलब तो तुम भी एक इंसान नहीं हो, तुम भी छलावा हो। छलावा हो ना तुम, बोलो। तभी वो आदमी अचानक से चुप हो गया और उन तीनों को घूरने लगा। अब वो उन तीनों की बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी सुबोध बोला, अरे भाई सच में छलावा हो क्या तुम? ऐसे क्यों घूर रहे हो? कोई जवाब तो दो, चुप क्यों हो गए? तभी वो आदमी भयानक आवाज में उन तीनों को घूरते हुए बोला, क्यों साहब आपको क्या लगता है? और वो धीरे धीरे उन तीनों की तरफ आगे बढ़ने लगा। तभी करण जोर से चिल्लाया, अबे ओ थोड़ा दूर से बात करना, ऐसे पास में क्यों आ रहा है, दूर रह। तभी वो आदमी दोबारा जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे साहब डरो मत, मैं छलावा नहीं हूँ, मैं एक इंसान ही हूँ। देखिए छलावा जो होता है ना, वो आपको अपने पास बुलाता है किसी भी बहाने से और आपका पीछा करता है। देखिए साहब मैं तो अब जा रहा हूँ, मेरी दुकान बंद करने का समय हो गया है। मैं तो बस आप लोगों को इतना ही कहूँगा कि आप मेरी बात मानो और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। ये पहाड़ी इलाका है और एक बात याद रखना साहब, शाम को पहाड़ों का कोई भरोसा नहीं होता, ना ही मौसम का और ना ही लोगों का। उसके बाद वो आदमी आगे बोला, साहब आपका कुल 1200 रुपया हुआ। वैसे यही पास में ही मेरा घर है, अगर आपको भूख लगी हो तो चलो मेरे साथ, मेरे घर पर कुछ खा पी लेना, फिर आगे निकल जाना। तभी करण बोला, अरे नहीं नहीं भाई साहब, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग चले जाएंगे, और वैसे भी हमने नाश्ता कर लिया है। फिर वो आदमी बोला, ठीक है भाई साहब जैसी आपकी मर्जी, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगा। फिर प्रतीक बोला, चलो दोस्त लोग हम लोग भी निकलते हैं, काफी अंधेरा हो गया है और अभी तक बहुत लंबा सफर तय करना है। उसके बाद तीनों अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। तीनों अपना सफर तय कर रहे थे। झिंगुरों की आवाज आती जा रही थी, लेकिन तभी सुबोध को ऐसा लगा जैसे कुछ भयानक आवाज उसे सुनाई दे रही है। अचानक से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई पेड़ नीचे गिर गया हो। सुबोध चौंक सा गया और कहने लगा, यहाँ तो कोई पेड़ नहीं गिरा, फिर ये आवाज कैसी थी? तभी करण डरते हुए बोला, यार भाई कहीं वो आदमी सच तो नहीं बोल रहा था? प्रतीक बोला, पागल है क्या तू, कुछ भी बोल रहा है, रुक जा, हम लोग ना अभी गूगल मैप पर चेक कर लेते हैं। तभी प्रतीक ने फोन में लोकेशन डाला जहाँ पर वो लोग थे। तब उन्हें पता चला कि सच में वहाँ से 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में कोई पेट्रोल पंप नहीं था। उसके बाद प्रतीक ने सहमते हुए सुबोध और करण से कहा, यार भाई वो आदमी तो बिल्कुल सच कह रहा था, यहाँ तो सच में दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है, ना आगे ना पीछे। तभी सुबोध ने कहा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, हम तीनों एक दूसरे के टच में रहेंगे। अब तो पता नहीं क्यों मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा है, अंदर ही अंदर बेचैनी हो रही है।
बस इतना पता चल रहा है कि ये जगह ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जल्दी करो, बाइक पर बैठो और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद तीनों अपनी अपनी बाइक पर बैठकर हेलमेट लगाकर वहाँ से जल्दी रवाना होते हैं। तभी करण कहता है, यार भाई, कोहरा कितना ज्यादा हो गया है, कुछ अच्छे से दिखाई ही नहीं दे रहा, सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। तुम दोनों भी ध्यान से ड्राइव करना। सुबोध उन दोनों से आगे था, इसीलिए सुबोध ने उन दोनों को कहा, तुम दोनों मुझे फॉलो करने की कोशिश करो और मेरे पीछे ही रहना। तभी प्रतीक ने कहा, यार भाई, तुम दोनों क्या बोल रहे हो? मुझे तो सिर्फ घर की आवाज सुनाई दे रही है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी अचानक सुबोध बोला, अरे मुझे किसी की आवाज क्यों नहीं आ रही? ये इंटरकॉम अचानक से बंद कैसे हो गया? तभी अचानक से प्रतीक के कानों में एक आवाज आई जो बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाली थी। वो आवाज उसे कह रही थी, रुक जाओ प्रतीक। प्रतीक डर गया, आखिर ये आवाज किसकी थी? तभी उसने चेक किया, उसका इंटरकॉम तो बंद था। तभी वो आवाज फिर से आने लगी, आगे मत जा। और वो आवाज तेज होने लगी और ज्यादा बढ़ने लगी और जोर जोर से प्रतीक के कानों में कहने लगी, मैंने कहा ना, आगे मत जा, मत जा आगे। प्रतीक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी अचानक उसे रोड पर कोई नजर आया और उसे फिर से एक और आवाज आई। तभी उसने ध्यान से देखने की कोशिश की तो वहां पर एक चट्टान थी जहां पर एक बुजुर्ग बैठकर रो रहे थे। तभी प्रतीक ने सोचा, इतनी ठंड में ऐसे सुनसान जगह ये बूढ़े अंकल अकेले क्यों बैठे होंगे? और इनके पास तो कोई गर्म कपड़े भी नजर नहीं आ रहे, इन्हें ठंड नहीं लग रही क्या? चलो मैं उनसे बात करके देख लेता हूँ। तभी प्रतीक फिर से रुक गया और सोचने लगा, नहीं यार, जाने दो, ऐसे चक्करों में मैं कहीं लेट ना हो जाऊं। वैसे भी इतना कोहरा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, रात भी बहुत हो रही है, मैं चलता हूँ यहाँ से। और ऐसा कहकर प्रतीक वहां से अपनी बाइक लेकर आगे निकल जाता है। लेकिन तभी अचानक सुबोध को उसके सामने कोई नजर आता है जो उसे हाथ का इशारा करके रोकने के लिए कह रहा था। तो उसे समझ आया कि वो कोई बुजुर्ग थे जो हाथ का इशारा करके सुबोध को रुकने के लिए कह रहे थे। सुबोध ने सोचा शायद उन्हें लिफ्ट चाहिए होगी। उसने सोचा कोई बात नहीं, भलाई तो करनी चाहिए, मैं उनकी मदद कर देता हूँ। तभी अचानक सुबोध को न जाने क्यों उस होटल के आदमी और रास्ते में वो चाय की टपरी पर मिले हुए आदमी, दोनों की बात एक साथ याद आती है। दोनों ने उसे यही बात कही थी कि रात को इन पहाड़ों का कोई भरोसा नहीं होता, कब क्या हो जाए और कब क्या दिख जाए कुछ नहीं कह सकते। न पहाड़ों का कोई भरोसा है, न मौसम का, और न ही लोगों का कोई भरोसा है। अचानक से सुबोध ठहर सा गया और सोचने लगा, हो सकता है कि ये बूढ़ा भी कोई छलावा हो या मुझे रोकने की कोशिश कर रहा हो। नहीं नहीं, ये तो कोई भी हो सकता है, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा और मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। अगर मैंने इसे लिफ्ट दी और कहीं मेरी जान ही जोखिम में पड़ गई तो? ये सोचकर सुबोध ने यही सोचा कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, मैं नहीं रुकूंगा इस बूढ़े के लिए। तभी अचानक करण को भी वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। करण भी यही सोचता है, अरे इतनी रात को ये चाचा सड़क के किनारे क्या कर रहे हैं? लेकिन करण भी उस बूढ़े आदमी को छलावा मानकर उसके लिए ना रुककर आगे निकल जाता है। यहाँ सुबोध जैसे ही थोड़ा आगे जाता है, काफी आगे जाने के बाद अचानक उसे वो बूढ़ा आदमी दोबारा सड़क के किनारे खड़ा हुआ दिखाई देता है। अब सुबोध काफी ज्यादा डर जाता है कि ये कैसे हो सकता है, इस बूढ़े आदमी को तो मैं बहुत पीछे छोड़ आया था, ये तो मुझे बहुत पीछे नजर आए थे ना, फिर अचानक से वापस दोबारा मेरे सामने कैसे हो सकते हैं? कहीं सच में ये कोई छलावा तो नहीं है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुबोध को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे इतना जरूर पता चल गया था कि कुछ तो अजीब जरूर है। मन ही मन वो ये सोचने लगा कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो अपने दोस्तों से भी बार बार इंटरकॉम पर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन
इंटरकॉम बंद हो चुका था। अरे चाचा, मेरी गाड़ी के नीचे आओगे क्या? तभी अचानक वो बूढ़ा आदमी प्रतीक की गाड़ी के सामने आ गया। प्रतीक ने बहुत ज्यादा हॉर्न बजाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो बूढ़ा आदमी वहां से नहीं गया और प्रतीक को ब्रेक लगाना पड़ा। तभी प्रतीक गुस्से में बोला, अरे ओ चाचा, मेरी गाड़ी मिली है क्या मरने के लिए? गाड़ी के नीचे आओगे? हॉर्न बजा रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? दरअसल पहले जब वो बूढ़ा आदमी प्रतीक को दिखाई दिया था, तब प्रतीक को उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया था। इसीलिए प्रतीक ये नहीं समझ पाया कि ये वही बूढ़ा आदमी है जो उसे पहले भी मिला था और उसे वो बहुत पीछे छोड़ चुका था। प्रतीक उसे बार बार कहता जा रहा था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी प्रतीक ने कहा, अरे ओ चाचा, बहरे हो क्या? मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा आपको? कोई जवाब तो दो। तभी प्रतीक कहता है, बहुत ज्यादा रात हो गई है चाचा और ठंड भी बहुत पड़ रही है। आपके पास कोई गर्म कपड़े भी नजर नहीं आ रहे। देखिए, अगर आप ऐसे ही यहाँ खड़े रहे ना तो आपकी कुल्फी जम जाएगी। मेरी गाड़ी से तो बच गए, लेकिन ठंड से नहीं बच पाओगे और सीधा ऊपर निकल जाओगे। प्रतीक के इतना बोलने पर भी वो बूढ़ा आदमी कोई जवाब नहीं देता। तो प्रतीक अपनी गाड़ी स्टार्ट करके साइड से निकलने लगता है और अपनी बाइक को लेकर आगे बढ़ता है। लेकिन अचानक से वो बूढ़ा आदमी दोबारा प्रतीक की गाड़ी के सामने आ गया। इस बार प्रतीक को कुछ समझ नहीं आता। वो थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन वो डरते हुए उस बूढ़े आदमी से कहता है, अरे ओ चाचा, ये क्या? दोबारा मेरी गाड़ी के सामने आ गए? आपको एक बार में समझ नहीं आता क्या? मरना है आपको? कब से बोल रहा हूँ। देखो, निकल लो यहाँ से, बहुत ज्यादा ठंड है, मर जाओगे। लेकिन प्रतीक को ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं तो बाइक पर हूँ और इसके पास तो कुछ भी नहीं है। ये तो पैदल चल रहा है और मैं बाइक पर होने के बावजूद भी ये मुझसे पहले इतना आगे कैसे आ गया? प्रतीक ने उस बूढ़े आदमी को पूछा, चाचा, तुम इतना जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए? तभी प्रतीक को लगा, हो सकता है कि कोई शॉर्टकट रास्ता हो। तभी उसने उस बूढ़े आदमी को फिर से कहा, चाचा, कोई शॉर्टकट से आए हो क्या? हमें भी बता दो ना, हमारा भी टाइम बच जाएगा, जल्दी निकल लेंगे यहाँ से। लेकिन प्रतीक बस बोलता जा रहा था और प्रतीक के इतना बोलने के बावजूद भी वो बूढ़ा आदमी उसे कोई जवाब नहीं देता। प्रतीक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और तभी अचानक वहां पर एक पेड़ गिरने की जोरदार आवाज आती है। प्रतीक थोड़ा सहम सा जाता है। अरे ये क्या? यहाँ तो आसपास कोई पेड़ नहीं गिरा, फिर ये पेड़ गिरने की आवाज कहाँ से आई? वो इधर उधर घूमकर देखने लगता है कि आखिर पेड़ कहाँ गिरा है और जैसे ही उसने अपने सामने देखा तो वो बूढ़ा आदमी वहां से गायब था। प्रतीक सोचने लगा, अरे अब ये चाचा कहाँ चला गया? अभी तो यहीं खड़ा था। कहीं न कहीं प्रतीक के मन में भी ये बात आ गई थी कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अजीब जरूर है जो उन लोगों को समझ नहीं आ रहा। तभी प्रतीक अपने मन ही मन बात करने लगता है कि चाचा इतनी जल्दी यहाँ आगे कैसे आ सकता है और अचानक बिना कुछ बोले गायब भी हो गया। ना यहाँ कोई पेड़ गिरा, फिर भी पेड़ के गिरने की आवाज आई। हो ना हो, वो चाचा जरूर छलावा का ही कोई हिस्सा है, या हो सकता है कि वो ही एक छलावा हो। और अगर ऐसा है ना, तो हम तीनों बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। मन ही मन ये सब सोचकर प्रतीक अपनी गाड़ी लेकर वहां से जल्दी आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक सुबोध जब आगे चलते चलते दोबारा उस बूढ़े आदमी को रास्ते में देखता है, तब तो सुबोध का भी माथा ठनक जाता है। अरे यार, ये वो क्या रहा है? बार बार ये बूढ़ा आगे कैसे आ जाता है? सुबोध को लगा, अगर एक बार होता, दो बार होता तो कोई बात थी, बार बार ऐसा कैसे हो रहा है? 25 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुका हूँ मैं और इस चाचा को मैंने 20 किलोमीटर के रास्ते पर देखा था। सुबोध भी यही सोचने लगा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं ये हो क्या रहा है मेरे साथ। एक ही बूढ़ा बार बार दिखाई दे रहा है। अब तो कहीं ना कहीं मुझे भी यकीन होने लगा है, कहीं वो दुकान वाला सच में सच तो नहीं बोल रहा था।
अगर ये सच है ना तो मेरी बहुत बुरी हालत होने वाली है। भाई भागो यहाँ से फटाफट। लेकिन तभी अचानक सुबोध की बाइक स्टार्ट ही नहीं होती। सुबोध ने अपने बाइक को चेक किया तो उसकी बाइक में सब कुछ सही था, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। सुबोध को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसकी गाड़ी कोई पीछे से खींच रहा है और उसे गाड़ी स्टार्ट नहीं करने दे रहा। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। सुबोध ने दोबारा पीछे मुड़कर देखा क्योंकि उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे से ही उसकी बाइक को पकड़ कर रख रहा है और उसे खींच रहा है और उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। लेकिन इस बार जब सुबोध ने पीछे देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। चाचा, ये यहाँ पर कैसे आया? इसे तो मैं पीछे छोड़ आया था। तभी अचानक वो बूढ़ा आदमी जोर जोर से भयानक आवाज में हंसने लगा और अपनी भयानक आवाज में सुबोध को देखकर कहने लगा, मत जाओ आगे। उसने सुबोध की बाइक को पीछे से खींच कर रखा हुआ था। ये देखकर सुबोध कांपने लगा और आवाज देने लगा, करण, प्रतीक, तुम लोग सुन रहे हो क्या? यार कहाँ हो तुम लोग? मैं फंस गया हूँ। ये चाचा, ये कैसे आ गया यहाँ? कौन है ये? सुबोध की बातें सुनकर वो बूढ़ा आदमी दोबारा जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी की गूंज उस रास्ते पर फैल चुकी थी। वो मंजर बहुत ही डरावना था। वो सुबोध की आंखों के सामने खड़ा था और उसकी हंसी भी बहुत डरावनी थी। सुबोध बस डर के मारे कांप रहा था और अपने दोस्तों का नाम पुकार रहा था। सुबोध वहां से भागने लगा, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अभी भी सुबोध के पीछे पीछे भाग रहा था। सुबोध अब बहुत ज्यादा डर गया था। वो चिल्लाने लगा, अबे बूढ़े, तू क्यों मेरे पीछे भाग रहा है? छोड़ देना मुझे, जा यहाँ से। सुबोध आगे आगे भागते जा रहा था और वो बूढ़ा अपनी भयानक हंसी हंसते हुए सुबोध के पीछे पीछे भाग रहा था। भागते भागते सुबोध एक जगह नीचे गिर गया। अब वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था कि तभी वो बूढ़ा सुबोध के पास आ गया और सुबोध को पकड़ने लगा और उसे कहने लगा, तेरी तो खोपड़ी खा जाऊंगा मैं। सुबोध डर के मारे कांप रहा था। उसे अपने से दूर फेंकने की कोशिश कर रहा था, पर वो बूढ़ा उसे कस के पकड़ लेता है और चिल्लाने हंसने लगता है। सुबोध अपने आप को उससे छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी अचानक करण अपनी बाइक लेकर वहां पर पहुंच जाता है और सुबोध से कहता है, सुबोध जल्दी खड़ा हो, जल्दी से बाइक पर आकर बैठ जा। और उस बूढ़े पर चिल्लाता है, अभी वो बूढ़े, छोड़ मेरे दोस्त को। तभी वो बूढ़ा करण की तरफ भयानक नजरों से घूरते हुए चिल्लाकर कहता है, आगे मत जाना, मैंने कहा ना, आगे मत जाना। तभी सुबोध कैसे भी करके उस बूढ़े आदमी से खुद को छुड़वाकर करण की बाइक पर पीछे बैठ जाता है। लेकिन वो बूढ़ा अभी भी हंस रहा था और हंसते हुए यही कह रहा था, तू कहीं भी नहीं जा पाएगा। करण और सुबोध कुछ दूर आगे जाते हैं। तभी करण कहता है, देख भाई, वहाँ पर एक होटल है। दोनों होटल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन दोनों को पता चलता है कि ये वही होटल है जिसमें उन्होंने बुकिंग करवाई थी और वो रास्ते में इसी होटल पर रुकने वाले थे। तभी अचानक प्रतीक भी अपनी बाइक लेकर वहाँ पहुँच जाता है। सुबोध, करण और प्रतीक तीनों होटल के अंदर आगे बढ़ने लगते हैं। जब वो तीनों आसपास नजर घुमाते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नजर नहीं आता। तभी सुबोध कहता है, भाई यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। सुबोध के साथ जो हादसा हुआ वो सुबोध और करण मिलकर प्रतीक को बताते हैं। प्रतीक ये सब सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और डरने लगता है। तभी अचानक वो तीनों बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर उन्हें वही बूढ़ा आदमी नजर आता है। तभी सुबोध और करण चिल्लाकर प्रतीक से कहते हैं, प्रतीक यही है वो बूढ़ा। तीनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो बूढ़ा आदमी भी भागकर उन तीनों की तरफ आने लगता है। सुबोध जोर से चिल्लाता है, जल्दी भाग भाई जल्दी। लेकिन वो बूढ़ा भी उन तीनों के पीछे भागता है। अब सुबोध, करण और प्रतीक भागते भागते बहुत आगे निकल जाते हैं और अब वो तीनों बहुत थक जाते हैं। तभी एक जगह करण रुककर हांफते हुए कहता है, भाई अब मैं और नहीं भाग सकता। करण अपने उन दोनों दोस्तों से कहता है, भाई मैं अब सच में नहीं भाग पाऊंगा, एक काम करो, तुम दोनों भाग जाओ।
तभी सुबोध कहता है, भाई यार तू पागल है क्या? तुझे यहाँ अकेला छोड़कर हम दोनों कैसे जा सकते हैं? तभी अचानक सुबोध को कहीं दूर कुछ लोग बैठे नजर आते हैं जो आग जलाकर ताप कर रहे थे। सुबोध, प्रतीक और करण उन लोगों के पास पहुंचते हैं। तभी उन लोगों में से एक आदमी कहता है, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? सुबोध कहता है, वो भाई साहब, हमारे पीछे एक बूढ़ा आदमी पड़ा हुआ है, वो हमें जान से मारना चाहता है, बस उसी से जान छुड़ाकर भाग रहे हैं। तभी उस आदमी ने कहा, कैसा दिखता है वो? तभी करण बोला, पता नहीं, कुछ अजीब सा ही दिखता है, डरावना सा, और उसकी हंसी भी बहुत भयानक है। उसके हाथ, उसका शरीर इतना गंदा है कि उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो जिंदगी में कभी नहाया ही नहीं है। उसके जितना गंदा आदमी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तभी वो आदमी बोला, तुम कहीं उनकी बात तो नहीं कर रहे? और बाजू में वही बूढ़ा आदमी बैठा था। तभी करण ने डर के मारे कहा, हाँ ये वही है। और फिर से वो बूढ़ा आदमी उन तीनों को देखकर जोर जोर से भयानक हंसी हंसने लगता है। तभी सुबोध चिल्लाया, करण, प्रतीक, भागो जल्दी यहाँ से। तीनों को भागते भागते काफी देर हो जाती है। तभी अचानक भागते भागते सुबोध करण से कहता है, अरे यार प्रतीक कहाँ है? तभी करण कहता है, पता नहीं भाई, अभी तो हमारे साथ ही भाग रहा था, कहीं नजर नहीं आ रहा। तभी सुबोध कहता है, अब हम उसे कहाँ ढूंढेंगे यार? वो दोनों सोचते हैं, एक काम करते हैं, हम यही खड़े होकर उसका इंतजार करते हैं, शायद वो भागते भागते पीछे रह गया होगा, भागकर यहीं आएगा। हम यहीं खड़े हो जाते हैं। काफी देर तक सुबोध और करण वहीं खड़े होकर प्रतीक का इंतजार करते रहे। इंतजार करते करते सुबह हो जाती है। सुबह वो दोनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन प्रतीक का कुछ पता नहीं चलता। दोनों वहां से निकलकर एक पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं और उन्हें सारी घटना बताते हैं। तभी वो पुलिस ऑफिसर कहता है, देखो, मैंने भी छलावा के बारे में बहुत सुना है, मैं तुम्हारे दोस्त को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहकर पुलिस ऑफिसर सुबोध और करण के साथ उस जगह पर जाते हैं और प्रतीक को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन प्रतीक उन्हें कहीं नहीं मिलता। सुबोध और करण तो वहां से भागने में कामयाब हो गए थे, लेकिन बेचारा प्रतीक, न जाने उसके साथ क्या हुआ। उस घटना को बीते कई साल हो गए, लेकिन प्रतीक का कुछ पता नहीं चल पाया। वो छलावा प्रतीक को अपने साथ ही ले गया और उनकी वो सुहावनी रात की शुरुआत एक दर्दनाक रात में बदल कर रह गई। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए, ऐसी ही और भी भूतिया, रहस्यमयी और डरावनी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।